दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। राकेश सर, क्या लगता है आपको कर्नाटक में आखिरकार मुख्यमंत्री पद की जो ऐसी गुत्थी थी कांग्रेस के लिए, जो सुलझाने में बड़ी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी, और हालांकि आखिरकार वो गुत्थी सुलझ गई है और डीके शिव कुमार अब मुख्यमंत्री होंगे अगले कर्नाटक के। सिद्धरामैया जी ने आज इस्तीफा सौंप दिया राजभवन में जाकर राज्यपाल के सचिव को, जो राज्यपाल वहां पर नहीं थे। तो ऐसे में कांग्रेस के दृष्टिकोण से बात करें तो ये जो बदलाव है, ये कितना महत्वपूर्ण है और उसके जो राजनीतिक मायने हैं, उसका प्रभाव, उसका फर्क राजनीति में किस तरह पड़ेगा, जो कांग्रेस के लिए आने वाले समय के लिए एक नया मुकाम उन्हें प्राप्त हो सके कर्नाटक की राजनीति में और देश की राजनीति में। क्या लगता है इस पूरे बदलाव की जो पटकथा है और इसका जो आने वाले समय में इसके जो परिणाम सामने आएंगे, कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद होंगे या कुछ इसमें रिस्क हो सकता है? क्या लगता है? धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, सबसे पहले तो डी शिव कुमार को बधाई कि वो मुख्यमंत्री कर्नाटक के बन रहे हैं। और दूसरी बात है कि क्या ये परिवर्तन बहुत जरूरी था कर्नाटक में, ये एक सवाल है जिसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि क्या ये परिवर्तन जरूरी था। तो राजनीति में देखिए, कुछ चीजें अलिखित होती हैं, कुछ लिखित होती हैं। डी शिव कुमार उन लोगों में से हैं जिन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने में टेढ़ी चोटी पे जोर लगाया था और अपनी मेहनत को सार्थक करके दिखाया था। कांग्रेस की सरकार बनाई, कायदे से उन्हें उसी समय मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था जब ये सरकार बनी थी, लेकिन तब परिस्थितियां और थी। तो उनसे वरिष्ठ, हर हर तरह से वरिष्ठ सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। और एक तरह से ये घोषित और घोषित समझौता हुआ था कि वो 2.5 साल काम करने के बाद अपना उत्तराधिकार जो है डी शिव कुमार को सौंप देंगे। लेकिन कुर्सी छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। सिद्धारमैया जी वादा होने के बाद, सब कुछ तय होने के बाद भी थोड़ा नानुकुर कर रहे थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो मान गए और उन्होंने खुद डी शिव कुमार का नाम मंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है। अब वो डी शिव कुमार के आने से कितना लाभ कांग्रेस को होगा, कितनी हानि होगी, इसके बारे में अभी से कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। दरअसल डी शिव कुमार ने कर्नाटक में सरकार बनवाने के बाद कांग्रेस में जिस ढंग से अपना कद बढ़ाया, पूरे देश में कांग्रेस की मजबूती के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने अनुभव का, अपनी ऊर्जा का, अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया है, उसे देखते हुए लगता है कि वो अगर मुख्यमंत्री ना भी बनते तो आने वाले दिनों में उन्हें केंद्र में और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस का होगी। लेकिन चूंकि आदमी की महत्वाकांक्षा होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है और उम्मीद करना चाहिए कि वो कर्नाटक को एक नई एनर्जेटिक सरकार देंगे, जो आने वाले दिनों में कर्नाटक के साथ साथ कांग्रेस को दूसरे राज्यों में भी मददगार साबित होगी। जी। जी जी। अच्छा, अगर डीके शिव कुमार की बात करें, जैसा कि सभी जानते हैं कि एक बार संकट मोचक की भूमिका भी इन्होंने कई अवसरों पर कांग्रेस के लिए निभाई है। तो कांग्रेस के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, एसेट है, एक तरह की बहुत बड़ी पूंजी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के दृष्टिकोण से, और समर्पित भी रहे हैं पार्टी के लिए। तमाम उन पे दबाव, तमाम तरह की छापेमारी उनके ऊपर हुई, लेकिन वे डिगे नहीं है कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस संगठन से। तो ऐसे में डीके शिव कुमार का चयन, और काफी मतलब एक समय से चल रहा था कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे वहां पर। तो जो रस्साकशी थी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में, इससे किस तरह से इन्होंने कांग्रेस लीडरशिप ने कैसे सिद्धरामैया को समझाया और डीके शिव कुमार के हाथ पे कमान में सौंपने जा रहे हैं, तो क्या लगता है इस रस्साकशी के पीछे किस तरह की चीजें रही होंगी और ये मैनेजमेंट कैसे संभव हो पाया? क्या लगता देखिए प्रशांत जी, मैं नहीं समझता कि डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में ये जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है उसको लेकर के कोई बहुत बड़ी रस्सा खींची चल रही हो। ये बाहर के लोगों को लगता है, जो कांग्रेस को भीतर से नहीं जानते। कांग्रेस में जो निर्णय हो गया उस निर्णय को बदलना बहुत आसान नहीं होता है। और कर्नाटक कांग्रेस को भी ये मालूम, वहां के हर कार्यकर्ता को ये मालूम है कि सिद्धारमैया साहब अपनी उम्र और अनुभव के हिसाब से बहुत बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन जिन परिस्थितियों में सिद्धारमैया के रहते हुए डी शिव कुमार ने कांग्रेस को कर्नाटक में नवजीवन दिया, उसके रहते हक तो उन्हीं का बन रहा था, लेकिन उन्हें उस समय मौका नहीं दिया गया, और वक्त की नजाकत नहीं होगी, उस समय की जो परिस्थितियां हैं वो हो सकता है सिद्धारमैया के ही अनुकूल हो, तो उन्हें बना दिया गया। लेकिन ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से काम होता है वैसा काम कांग्रेस में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का आपको याद हो 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी ने भयानक काम किया, सत्ता में वापस लाई बीजेपी को, जबकि वो 2018 के चुनाव में हार की भी बीजेपी, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया डॉक्टर मोहन यादव। कर्नाटक में ये नहीं हुआ है। कर्नाटक में जो तय किया गया था, सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया था कि पहले सिद्धारमैया जी रहेंगे और एक निश्चित अवधि के बाद डी शिव कुमार आएंगे, और वैसा उस पर अमल किया गया है। तो बाहर के लोग चौंक सकते हैं, लेकिन मुझे एक जर्नलिस्ट के हैसियत से इसमें कोई चौंकाने वाली खबर नहीं लगी है, क्योंकि ये पहले से पूर्व नियोजित था और इसमें कहीं कोई उठापटक नहीं थी। लेकिन स्वाभाविक है कि सिद्धारमैया साहब को कुर्सी छोड़ना पड़ी है, तो उनके मन में कहीं थोड़ा बहुत खलिश होगी। लेकिन जिस आसानी से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, अपने विधायकों के साथ बैठ के, पार्टी के विधायकों के साथ बैठ के शाम को चाय पानी किया है, और जिस ढंग से वी शिव कुमार को आशीर्वाद दिया है, उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा खेल कर्नाटक में होगा। लेकिन हाँ, ये है कि इन स्थितियों का लाभ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में उठाती रही है, वो हो सकता है एक बार कांटा सिद्धारमैया साहब की ओर फेंके कि वो कांग्रेस से नाराज हो जाए और उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत आसान नहीं, क्योंकि सिद्धारमैया जी की भी पूरी जिंदगी कांग्रेस में हुई है, और उनका जो कद है वो केवल राज्य के स्तर का नहीं है, केंद्र में भी उनका अच्छा रसूख रहा है। उनको पार्टी का मौजूदा नेतृत्व भी बहुत सम्मान देता रहा है। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो, कर्नाटक के हित में हो। जी जी जी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि यार हम थोड़ा पीछे और देखें, कांग्रेस की जो राज्य स्तर की जो इकाइयां, उनके जो सत्ता संघर्ष है आपस में, उन नेताओं में जो संघर्ष है, हमने राजस्थान में देखा था, अशोक गहलोत सचिन पायलट का प्रकरण हो, चाहे मध्य प्रदेश में जैसा आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच का दिग्विजय सिंह का हो, हिमाचल में हमने देखा सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो प्रतिभा सिंह के परिवार के साथ। तो ये ऐसे में उन परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें कर्नाटक की, उसमें सिद्धारमैया ने ज्यादा परिपक्वता से व्यवहार किया है। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की जोड़ी ने वास्तव में ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई है इस पूरे जो सत्ता का हस्तांतरण है करने में। मतलब बड़ी जो अनुभवी नेता है, उन्होंने दूसरे जो पायदान के उनके दूसरे नंबर 2 के नेता थे, उन्हें सत्ता देने में, उन्हें हस्तांतरण करने में शक्ति को कुछ संकोच नहीं किया। तो ज्यादा परिपक्वता का परिचय दिया इन दोनों नेताओं ने, अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना की बात करें। क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर कर्नाटक के कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ता के हस्तांतरण में पूरी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। सिद्धारमैया साहब या उनके समर्थकों ने कोई हठधर्मी नहीं दिखाई, कोई नाटक नहीं दिखाया, विधायकों को छुपाना नहीं पड़ा, और सीधे सीधे सत्ता का हस्तांतरण हो गया है। और जिन राज्यों में आपने जिक्र किया, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, हाँ, राजस्थान हो, वहां अगर शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं मानी गई, तो उसका खामियाजा वहां के कांग्रेस के नेताओं को भुगतना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन साहब, खड़गे साहब का कोई सरकार बने या गृह राज्य में, उनका कोई कदकाठी पे बहुत असर नहीं पड़ता। जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, स्थानीय नेतृत्व को भुगतना पड़ता है। तो इस लिहाज से सिद्धारमैया साहब की जो भूमिका है, जो व्यवहार है, वो सराहनीय है, और उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में डिसिप्लिन और मजबूत होगा। लोग जहाँ भी इस तरह की गड़बड़ी होगी तो कर्नाटक का उदाहरण देंगे। और ऐसा नहीं कि केवल कर्नाटक में सिद्धारमैया साहब, राजस्थान में आप देखें कि जो हमारे राजेश पायलट साहब के सुपुत्र हुआ करते हैं, और उन्होंने भी, सचिन पायलट ने भी पूरी गंभीरता का परिचय दिया। हालांकि उस राजस्थान के जो शीर्ष नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमदर्दिता दिखाई, और उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा।
तो सबक लोग लेते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। कर्नाटक का जो सबक है, कर्नाटक के जो संदेश हैं, वो कांग्रेस के लिए सुखद होंगे, और कांग्रेस में नए सिरे से मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसकी पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। जी जी। अच्छा, पूरे एपिसोड को जितना सफलतापूर्वक कांग्रेस ने मैनेज किया, कांग्रेस की लीडरशिप ने मैनेज किया है, क्या उससे जो लीडरशिप की जो जो हनक होती है, क्या वह बढ़ेगी? और जो प्रभाव है लीडरशिप का जो होता है, जो कहा जाता है कि सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की कमजोर है, वह प्रदेश के जो झगड़े हैं, प्रदेश नेताओं के बीच जो जंग है वर्चस्व की, उसे समय रहते वह सुलझा नहीं पाता है। लेकिन कर्नाटक का जो पूरा एपिसोड घटनाक्रम हुआ है, उससे केंद्रीय लीडरशिप की जो एक हनक थी दोबारा से कायम होगी, क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर केंद्रीय जो नेतृत्व है उसकी पकड़, उसकी ताकत का प्रमाण कर्नाटक में सत्ता के हस्तांतरण से मिला है। और कांग्रेस में जो नेता पूर्व में मौजूदा नेतृत्व से असहमत होकर के, असंतुष्ट होकर के या टकराव मोल लेकर के कांग्रेस से बाहर गए थे, वो आज पछता रहे होंगे। चाहे उसमें गुलाम नबी आजाद हो, चाहे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे ये जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें पछतावा हो रहा होगा। लेकिन चूंकि ये सब अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, इसलिए इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से टकराव दिया, और उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से आप कभी मिलकर देखिए, उन्हें बार बार पछतावा होता है कि उन्होंने गलत तरीके से कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन कांग्रेस में जिस ढंग से बुजुर्ग पीढ़ी का और नौजवान पीढ़ी के बीच में एक सामंजस्य है, वैसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखाई देता, या किसी दूसरे दल में नहीं दिखाई देता। वामपंथी दल जरूर अपवाद है, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग को भाग मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो आप देखिए, जब से मार्गदर्शक मंडल बना है, वो तो पहला मार्गदर्शक मंडल तो घोषित रूप से बना था, उसके बाद तो किसी का मतलब पता ही नहीं चलता, और उसको मार्गदर्शक मंडल में ठेल दिया जाता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस में 83 साल के अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो 56, 57 या 58 साल के राहुल गांधी भी नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का। और दूसरे राज्यों में, तेलंगाना में जहाँ सरकार है, वहां देखिए, वहां नौजवान नेतृत्व है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन सत्ता की राजनीति में कांग्रेस के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराने वाला है, खासतौर पर कर्नाटक के संदर्भ। जी अच्छा, एक चीज और कही जा रही है इस समय चर्चा की, प्रियंका गांधी का की भूमिका इसमें रही है। चाहे कर्नाटक के डी के शिव कुमार के चयन की बात हो, या केरल में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके चयन की बात हो, तो प्रियंका की गांधी की भी इसमें रोल कहा जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या राहुल प्रियंका के मतलब एक उनकी सोच के द्वारा कांग्रेस पूरा एक नए सिरे से खड़ी हो रही है? क्योंकि अब जो नेतृत्व है इन दोनों के हाथ में एक तरह से है, तो ऐसे में राहुल का जो कांग्रेस बनाने की जो उनकी प्रक्रिया थी, नए सिरे से गढ़ने की जो प्रक्रिया थी, क्या उसमें गति आई है? और क्या इसमें पूरा कंट्रोल संगठन को आगे बढ़ाने में राहुल प्रियंका की पूरी इस समय दिशा निर्देश या उनका एक पकड़ दिखाई देती है? क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, ये अटकलें हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनवाने में, डी शिव कुमार को बनवाने में सामूहिक निर्णय हुआ था। ये अकेली प्रियंका गांधी उसमें या प्रियंका वाड्रा उसमें नहीं होती है, उसमें राहुल गांधी भी होते हैं, उसमें कर्नाटक के नेता भी होते हैं। और इस समय कांग्रेस ने जो लीडरशिप को इमर्ज करने के लिए जो फॉर्मूला बनाया, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। उस फॉर्मूले पर डी शिव कुमार हर तरह से फिट बैठे, इसलिए उनको बनाया। उनको थोपा नहीं गया है। उनके बारे में कर्नाटक कांग्रेस के लोगों को शुरू से ही पता था कि आने वाले दिनों में जब भी मौका मिलेगा, ये 2.5 2.5 साल का मान लीजिए प्रस्ताव न भी होता, और जब भी मौका मिलता तो डी शिव कुमार को ही उत्तराधिकार कांग्रेस का कर्नाटक में सौंपा जाता है। क्योंकि उनका जो योगदान है, उनका जो समर्पण है, तन मन धन तीनों से, जब अकेला उन्होंने अपनी जो पकड़ है जमीन पर, उसी के भरोसे कांग्रेस का को लाभ नहीं पहुंचाया। उन्होंने अपने संसाधन भी जुटाए, उन्होंने उत्पीड़न भी साझा आपने शुरू में कहा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने डी शिव कुमार को तोड़ने के लिए कौन सा हथकंडा इस्तेमाल किया था उस समय, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले ठीक। तो ऐसे में वो हर अग्नि परीक्षा में एकदम खड़े उतरे हैं, और
कंचन बन के रोक रहे हैं, इसलिए उन्हें तो ये पद मिलना ही था। अब किसकी कितनी भूमिका रही है ये इस पे चर्चा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना पत्ता खड़के कर्नाटक में सत्ता का हस्तांतरण, नेतृत्व का हस्तांतरण, सत्ता में कांग्रेस में एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति आया है और ये बड़ी आसानी से हो गया है। इसमें कोई धक्का पलट नहीं है। ऐसे मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि आपने किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसी दगाबाजी कांग्रेस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से नहीं की है। और अगर की होती तो सिद्धारमैया साहब कुर्सी छोड़ने से पहले बागी हो गए होते। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों के सहयोग से या जनता दल के विधायक के सहयोग से अपनी कुर्सी बचाए रख सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि 30 की ताकत इस समय इतनी है कि कर्नाटक को उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कर्नाटक के विकास में और कांग्रेस को मजबूत बनाना। जी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, इस पूरे जो मुख्यमंत्री जो नेतृत्व बदला हुआ है कर्नाटक में, इससे बीजेपी के लिए कितना बड़ा ये झटका है? क्योंकि भाजपा जिस तरह से मौके की तलाशती रहती है, उन्हें कर्नाटक में ऐसा कुछ मतलब अवसर उपलब्ध नहीं हुआ कि उसको कुछ अपना गणित बैठा सकें या कुछ अपना कुछ ऐसी चीज कर सकें जो कांग्रेस में कंट्रोवर्सी का कारण बने। तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है ये कर्नाटक का पूरा घटनाक्रम? देखिए, बीजेपी तो हर राज्य में जहां वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, उठा पटक चलती रहती है। बिहार का ताजा उदाहरण है। बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी और मौका पाते से ही नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया। अभी तक उन्होंने न तो राज्यसभा में भेजा है न केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया। धोखा देना और जालसाजियां करना तो इनका काम है। कर्नाटक में जैसे मैंने अभी संकेत आपको दिए कि ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की होगी सिद्धारमैया को अपनी तरफ मिलाने की, कि भाई सिद्धारमैया के ऊपर लालच सिंह डाला होगा, उनके ऊपर प्रस्ताव भेजा होगा, निश्चित भेजा होगा। क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पहले से टूटी हुई है। वहां पर उनके जो एचआर मुंबई एक जमाने में बहुत बड़े नेता होते थे, वो और बीजेपी तो वहां टूट भी चुकी था 2 बार। अलग पार्टी बनाई, फिर वापस आ गए। तो बीजेपी की ताकत वहां कम है। सीधे चुनाव लड़के वो कर्नाटक की सत्ता में नहीं आ सकती। तो वो निश्चित तौर पर उसने ठीक वही कोशिश की हुई जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। क्योंकि सिद्धारमैया साहब फिलहाल तो टिकाऊ साबित हुए, पार्टी के प्रति निष्ठावान साबित हुए और उन्होंने पार्टी का जो निर्णय था उसे शिरोधार्य करते हुए डी शिवकुमार को सत्ता सौंप दी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत निराश हुई होगी, दुखी हुई होगी, क्योंकि इनके जो चाणक्य हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करने में यकीन नहीं करते हैं। उनके लिए जोड़ तोड़ यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कर्नाटक के एक बार फिर से असफल हुई। जी 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 जी। अच्छा, अगर दक्षिण भारत की राजनीति की बात करें, दक्षिण भारत की जिस तरह से राजनीति में इस समय दिखाई देता है कि कांग्रेस का प्रभाव कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छा तरह से वहाँ पे स्थापित है आज भी। तो ऐसे में दक्षिण भारत की राजनीति के दृष्टिकोण से डीके शिवकुमार का चयन क्या कांग्रेस का और जो प्रभाव उसे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा? क्योंकि डीके शिवकुमार का जैसे देखा जाता है प्राय कि सभी जगह उनके अच्छे संबंध हैं दूसरे राज्यों में भी जो वहाँ पे लीडरशिप है, चाहे कांग्रेस की हो या कांग्रेस से भारतीय चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस में से अलग एक घटक दल है, उनके साथ भी उनका अच्छे संबंध है। तो ऐसे में आने वाले समय के हिसाब से गठबंधन की राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से क्या ये बदलाव कर्नाटक में कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर भी, जबकि वहाँ पे कांग्रेस भी लगातार बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका में है कांग्रेस पार्टी? क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर आप डी शिवकुमार का जब आप जिक्र करते हैं तो आप बहुत पीछे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद महाजन का नाम याद। प्रमोद महाजन जिस ढंग से बहुत बेहतर प्रबंधक भारतीय जनता पार्टी के थे, उसी तरह से डी शिवकुमार भी कांग्रेस के अच्छे प्रबंधकों में से हैं। और वो जब सत्ता में नहीं थे तब भी थे और आज भी हैं। अब क्योंकि कर्नाटक में वो खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इसका असर आस पड़ोस के जो राज्यों में कांग्रेस की सत्ता नहीं है उस पर जरूर पड़ेगा। अब देखिए, इस समय दक्षिण और पूर्व में केरल में कांग्रेस की नेतृत्व की सरकार बनी गई है, और तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है ही, कर्नाटक में है ही। तो अब बचता क्या है? तमिलनाडु भी तो बचा है, इधर आपका पौंडीचेरी तो बचा है, पौंडीचेरी में भी मुख्य विपक्ष है कांग्रेस। तो आने वाले दिनों में न केवल दक्षिण में,
मैं कहता हूँ आंध्रा में, तमिलनाडु में, दोनों प्रदेशों में भी कांग्रेस के लिए संभावनाएं बनेंगी। और आप देखेंगे कि तमिलनाडु में जो भी नई सरकार बनी, वो भी अब कांग्रेस के हिस्से से ज्यादा सत्ता में भागीदारी देगी, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। वो राज्यसभा में अगर सीटें देनी है कांग्रेस को जरूर देगी। और डी शिवकुमार कांग्रेस के लिए इस मामले में बहुत उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है, आम चुनाव बहुत कम वक्त बचा है, 2 साल या 25 में तो चुनाव होने। इन 2 सालों में सत्ता में रहने के बाद डी शिवकुमार ज्यादा प्रभावी होंगे, ऐसा मेरा मानना। अच्छा, कार्यक्रम में आते हैं अंतिम ये कि सिद्धारमैया बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और लगभग 80 साल के आसपास उनकी 78-80 साल के आसपास की उनकी उम्र है और ओबीसी का एक बड़ा चेहरा ओबीसी राजनीति का है। तो ऐसे में कांग्रेस के लीडरशिप ने, सेंट्रल लीडरशिप ने उन्हें दिल्ली आने की बात कही कि दिल्ली में आप आइए, सेंट्रल की राजनीति में अपना दखल बढ़ाइए और देश की राजनीति में सर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वे दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं, केंद्रीय राजनीति में शामिल होते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ने ऐसा कुछ हामी नहीं भरी है दिल्ली आने की, वे चाहते हैं राज्य में ही वह काम करें। लेकिन अगर दिल्ली में आते हैं, केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होते हैं, उसका देश की राजनीति पर, कांग्रेस की राजनीति पर और ओबीसी की जो राजनीति है उसमें कितना बड़ा एक प्रभाव वह छोड़ सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सिद्धारमैया साहब का ओबीसी की राजनीति में, पिछड़ों की राजनीति एक अच्छा स्थान है। अगर वो केंद्र में आते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी दिल्ली आने का फायदा पूरे देश में मिलेगा कांग्रेस को। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है, मेरा गणित है कि वो सिद्धारमैया साहब अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने राज्य को नहीं छोड़ेंगे, वो वहीं रह के अपनी सेवा करेंगे। क्योंकि केंद्र में पहले से खड़गे साहब हैं, दक्षिण से ही आते हैं, तो इस समय वो अपनी जमीन शायद ही छोड़ना चाहें। लेकिन अगर कांग्रेस में रहेगा, पर दबाव डालेगा, तो हो सकता है कि वो दिल्ली में सक्रिय हो। और उनकी सक्रियता, क्योंकि उन्होंने एक लंबा राजनीतिक जीवन दिया है, तो वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उनके विपक्ष में भी अच्छी पकड़ है, पुराने लोगों के संपर्क में 2 पीढ़ियों 3 पीढ़ियों का संपर्क रहा है राजनीति। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि सिद्धारमैया साहब चुपचाप बैठेंगे और अपने आप को भाजपा के लोभ लालच से बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन पे दाना तो डाला जाए। जी जी जी, जैसा आपने बताया कि किस तरह का पूरा प्रभाव है कर्नाटक का इस समय राजनीति में और वहाँ की जो जो गणित है, जिस तरह से पूरा मैनेजमेंट कांग्रेस ने दिखाया है, तो वहाँ के नेताओं ने जो एक परिपक्वता दिखाई है, उसके बड़े मैसेज हैं, उसके बड़े मायने हैं और तमाम बातें सामने आ रही हैं और तमाम बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन कर्नाटक की लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप को इसके लिए एक साधुवाद देना बनता है कि उन्होंने बहुत ही परिपक्वता के साथ इस पूरे विषय को देखा है और जिस तरह से पूरे तो एक मतलब कहते हैं सत्ता एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सौंपी गई है, तो ये देश की राजनीति में एक बड़ा उदाहरण सेट होगा कितने आराम से ये सब चीजें हो गई हैं। और कांग्रेस के लिए भी बड़ी राहत की बात है, और क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस के लीडरशिप में कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की एक मुद्दा कुश्ती या कश्मकश दिखाई दी है, उसने बहुत सारे सवाल भी पैदा किए थे कांग्रेस की लीडरशिप के लिए। तो ऐसे में जितना परिवर्तन सा कर्नाटक में पूरा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर हुआ सत्ता, ये इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं, बड़ा राजनीतिक राहत भी है कांग्रेस के लिए। और जिस तरह आपने पूरे विषय को बताया, समझाया है, ये मुझे विश्वास है हमारे दर्शक चर्चा जरूर पसंद आएगी और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सवाल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। एक आग्रह और हमारा कि कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि प्रतिक्रिया से हमें पता चलता है हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं वह भी दीजिए, कि हम सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन और साथ ही हमारे चैनल का संवाद इंडिया का लिंक भी सभी अपनों जरूर शेयर करें, जिससे हमें आगे बढ़ने में आपका सहयोग मिल सके, आपकी सहायता मिल सके। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।